गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को शुक्र की सामाजिक व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध और करारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। हम लोग मनु और कौटिल्य की सामाजिक व्यवस्था पढ़ चुके हैं, दोनों में थोड़ा अंतर था। और शुक्र की सामाजिक व्यवस्था जो है, शुक्र ने धर्म को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। उनका कहना है कि राजा को प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करके सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना चाहिए। धर्म को सामाजिक जीवन में स्थिरता और उन्नति का मूल आधार मानते हुए शुक्र कहते हैं कि जिस प्रकार राज्य में सामाजिक जीवन, जनता का व्यवहार और राजकीय आचरण धर्म द्वारा नियमित और नियंत्रित रहता है, वहाँ सुख व समृद्धि का सदैव विस्तार होता है। धर्म के संदर्भ में शुक्र के विचार मनु और कौटिल्य से समानता रखते हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि शुक्र सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में धर्म के पारलौकिक पक्ष की अपेक्षा उसके सांसारिक और लौकिक पक्ष पर अधिक बल देता है। वे कहते हैं कि धर्म के पालन को सुनिश्चित करने तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करने के दायित्व की पूर्ति करके राजा कीर्ति को प्राप्त करता है। और शुक्र ने अपकीर्ति को राजा के लिए नरक के समान बताया है और ये कहा है कि परलोक में स्वर्ग या नरक की चिंता करने की अपेक्षा राजा को सामाजिक व्यवस्था के सुचारू निर्वाह के द्वारा इस लोक में ही जनता की प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए। मतलब वो पारलौकिक पक्ष को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम लौकिक और सांसारिक पक्ष में अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही हमें आगे भी सब अच्छा ही मिलेगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हुए शुक्र ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे जोर नहीं डाला है, फिर भी उन्होंने कहा है कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में संगठित है। शुक्र ने वर्ण और जाति के मध्य भी भेद किया है और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भिन्न भिन्न वर्ण के माता पिता के द्वारा संतानें उत्पन्न होने पर असंख्य जातियों का जन्म होता है और वे वर्ण का आधार मुख्यतः जन्म को मानते हैं। मनु वर्ण का आधार जन्म को मानते हैं और शुक्र वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म से किसी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। मतलब शुक्र ये कहते हैं कि वर्ण का आधार जन्म तो है लेकिन कर्म भी है। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपका वर्ण भी परिवर्तित हो सकता है। शुक्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 वर्णों के कर्तव्यों का विवेचन किया है। वे कहते हैं कि यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन व अध्यापन करना, दान लेना ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त कर्म है। सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और इनके प्रतिफल में अपने अंश को कर के रूप में ग्रहण करना क्षत्रियों का प्रमुख कार्य है। वैश्यों के लिए कृषि, गौपालन और वाणिज्य को उपयुक्त कर्म माना गया है और जीविका प्राप्ति के लिए अन्य वर्णों के सदस्यों की नौकरी करना, हीन समझे जाने वाले कार्यों को संपन्न करना शुक्र के अनुसार शूद्रों के कार्य है। इस प्रकार लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में शुक्र का दृष्टिकोण मनु से भिन्न है। शुक्र ने कहा है कि यद्यपि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्मों का उल्लेख किया गया है, लेकिन श्रम विभाजन की इस योजना का नैतिक महत्व नहीं है तथा व्यवहारिक कारणों से किसी भी वर्ग के सदस्य द्वारा भरण पोषण के लिए यदि कोई अन्य वृत्ति अपनाई जाती है तो उसे निंदनीय नहीं माना जा सकता। और इस संदर्भ में शुक्र केवल यह कहते हैं कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णों द्वारा भिक्षा मांगकर जीविका चलाना उचित नहीं है। इस प्रकार शुक्र एक कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को मान्यता देते हैं और कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहा है कि सामाजिक संदर्भों में सामान्यतः शूद्रों के प्रति भेदभाव बरते जाने और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में हीन स्थान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ भी समानता का बर्ताव ही किया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के बिना किसी भी राष्ट्र का आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता है और शुक्र ने परराष्ट्र नीति के संचालन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का विवेचन किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में राजा से निश्चित दिशा निर्देशों का पालन करने और अंतर्राज्यीय नीति के लिए
प्रस्तुत सामान्य सैद्धांतिक प्रारूप में से ही किसी विशिष्ट विकल्प का विवेक सम्मत चयन करने की अपेक्षा की है। सबसे पहले शुक्र राज्यों का वर्गीकरण करते हुए कहते हैं कि अंतर्राज्य संबंधों के संचालन की दृष्टि से राज्यों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने कौटिल्य के समान मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन शुक्र नीति में शत्रु, मित्र व उदासीन राजाओं के उल्लेख से आभास होता है कि शुक्र भी कौटिल्य के समान ही अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण का निर्देश देते हैं। शुक्र कहते हैं कि राजा के राज्य चारों दिशाओं में समीपवर्ती, पार्श्ववर्ती, पुनः उसके पीछे स्थित जो अन्य राजा लोग हैं वे क्रमशः स्वाभाविक रूप से शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। उसी प्रकार शुक्र के अनुसार निकटवर्ती, पीछे स्थित व उनके पीछे स्थित हीन बल वाले शत्रु भी इसी क्रम में शत्रु, उदासीन तथा मित्र होते हैं। इस प्रकार राज्यों की श्रेणी में मित्र और उदासीन राज्य भी होते हैं। शत्रु, मित्र, उदासीन राज्य को इसमें उन्होंने सम्मिलित किया है। कौटिल्य के समान व्यवस्थित मंडल सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंधों के आधार पर उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण करते हुए कहा है कि हमारे अग्रभाग में, मतलब एक राज्य के अग्रभाग में और पृष्ठभाग में दोनों तरफ शत्रु और मित्र राज्य होते हैं, उसी के साथ में उदासीन राज्य भी होते हैं। तो इन राज्यों के साथ में कैसे अपने संबंधों का संचालन करना है, यह राजा के विवेक पर निर्भर करता है। परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक प्रारूप के दो तत्वों, उपाय और षाटगुण्य नीति का उन्होंने उल्लेख किया है। उपाय 4 होते हैं, साम, दान, दंड और भेद। शुक्र के अनुसार शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। वे कहते हैं, जिस प्रकार राजा द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र तथा शत्रु को अपना वशवर्ती बनाना चाहिए, क्योंकि उपाय से मनुष्य भूमि में रहकर स्वर्ग में पहुंच जाता है और वज्र को भी विदीर्ण कर देता है। इस प्रकार शुक्र ने साम उपाय का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह मित्र व शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाना चाहिए। शुक्र ने तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है, ऐसा मित्र के लिए कहना उचित है। तुम्हें और मुझे परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं रखना चाहिए, बल्कि सहायता करनी चाहिए। यह शत्रु के लिए उचित वाक्य है। इस प्रकार शुक्र ये कहते हैं कि मित्र और शत्रु दोनों के साथ हमें साम का उपाय अपनाना चाहिए। शुक्र ने दान नीति अथवा दान वाक्य का भी शत्रु और मित्र दोनों के लिए अलग अलग रूप में उल्लेख करते हुए कहा है कि जीवन सहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी है, यह कथन मित्र के लिए, और प्रबल शत्रु को वर्ष में थोड़ा सा कर या छोटा सा कोई ग्राम देकर योग्यतानुसार संतुष्ट करना शत्रु के लिए उचित उदाहरण होता है। शुक्र ने शत्रु एवं मित्र के लिए भेद नीति भी अलग से बताई है। मित्र के सामने अन्य मित्र के सुंदर गुणों की प्रशंसा करना और शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बल वाले को प्रबल बना देना, इन सब को शुक्र ने शत्रु के प्रति भेद नीति अपनाना कहा है। इसी प्रकार दंड की विवेचना करते हुए शुक्र ने साम, दाम तथा भेद नीति के समान ही मित्र एवं शत्रु के साथ दंड उपाय की प्रयुक्ति का भी निर्देश दिया है। वे कहते हैं, तुम यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूंगा। यह कहना शत्रु के मत में मित्र के लिए दंड वाक्य है। और डाकुओं से शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाना, धन धान्य को क्षीण कर देना, दोष देखना, सेना तथा उग्र नीति से डराना और यदि युद्ध हो रहा है तो उस पर डटे रहने से त्रास पहुंचाना आदि उपायों को शत्रु के लिए वो उचित मानते हैं। इस प्रकार शुक्र साम, दाम, दंड और भेद को मित्र और शत्रु दोनों के साथ में अलग अलग व्यवहार करने की बात करते हैं और इसके माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की बात भी वो करते हैं। अब शुक्र षाटगुण्य नीति की बात करते हुए कहते हैं, षाटगुण्य नीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विवेदी भाव आते हैं। सबसे पहले शुक्र ने संधि के बारे में बताते हुए कहा है कि जिस क्रिया द्वारा बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। शुक्र ने कहा है कि राजा को प्रत्येक शत्रु राजा से संधि नहीं करनी चाहिए, अपितु संधि करने योग्य पक्षों एवं उपयुक्त अवसरों का उल्लेख करते हुए अत्यंत बलवान द्वारा आक्रमण किए जाने पर
और जब कोई प्रतिकार का उपाय न बचे तो आप और राजा आपत्ति में पड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए राजा को अपने बलवान शत्रु से संधि कर ली जानी चाहिए। विग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शुक्र कहते हैं, जिस क्रिया द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए या अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहते हैं। लेकिन शुक्र ने विग्रह की घोषणा को राजा की निरंकुश इच्छा के अधीन नहीं माना, अपितु प्रतिपादित किया है कि राजा द्वारा विग्रह की घोषणा मंत्रियों के साथ भलेभांति विचार विमर्श करने के उपरांत ही की जानी चाहिए। शुक्र कहते हैं कि बुद्धिमान राजा को संधि से बंधे हुए शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और इस मत की पुष्टि में शुक्र कहते हैं कि इंद्र, वृत्तासुर आदि जो राजा थे उन्होंने भी संधि करके और संधि की उपेक्षा करके वृत्तासुर को मार डाला था। मतलब विपत्ति में पड़कर या दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ित होकर बाद में परिस्थिति अनुकूल होने पर राजा द्वारा पुनः अपने विकास की इच्छा करना, और इसके लिए वो उचित अनुचित का निर्णय खुद करेगा, तो इसी को शुक्र विग्रह कहते हैं। शुक्र का कहना है कि जब रक्षा के लिए अन्य कोई विकल्प शेष ना रहे तो विग्रह करना राजा के लिए उचित होगा। यान को स्पष्ट करते हुए शुक्र ने कहा है कि अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए किसी भी शत्रु के नाश के लिए चढ़ाई करने को यान कहा गया है। आसन को स्पष्ट करते हुए शुक्र ने विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए अवसर की प्रतीक्षा करने को आसन की संज्ञा दी है। वे कहते हैं, जहाँ पर पड़े रहने से अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो सके वहाँ पड़े रहने को आसन कहा जाता है। आश्रय का मतलब है जिसके द्वारा रक्षित होकर दुर्बल भी सबल हो जाए। ऐसे किसी प्रबल राजा का आश्रय लेने को शुक्र नीति में आश्रय कहा गया है। द्वैधी भाव की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि सेना को विभाजित करते हुए अलग अलग स्तरों पर विभक्त रखने को शुक्र द्वैधी भाव कहते हैं। मतलब एक साथ दो नीतियों को अपनाना। इस प्रकार आश्रय व द्वैधी भाव का शुक्र ने बहुत विस्तार से विवेचन नहीं किया है। दूत व गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताते हुए शुक्र कहते हैं कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत और गुप्तचर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक 10 प्रकृतियों में दूत का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। शुक्र ने दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करते हुए कहा है, हृदयगत भावों तथा चेष्टा को समझने की क्षमता, अच्छी स्मरण शक्ति, देश काल के अनुरूप कर्तव्य को जानने की दक्षता, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, इनको समझने की सामर्थ्य, वाक् चातुर्य, निर्भीकता आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति दूत के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि शत्रु तथा प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए कुशलता एवं यथार्थ बातों को सुनकर उन्हें ठीक ठाक बताने की क्षमता अर्थात सत्यभाषी होने को गुप्तचर के लिए आवश्यक योग्यता माना जाता है। गुप्तचर द्वारा कही हुई बात को अंतिम सत्य मानने का शुक्र ने निषेध किया है, और शुक्र नीति में राजा को यह निर्देश दिया गया है कि वह गुप्तचर की प्रकट तथा अप्रकट रूप से जांच करे, अर्थात उसके प्रतिवेदन की यथार्थता का परीक्षण करता रहे। शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह ऐसी परिस्थितियां सुनिश्चित करे जिनमें गुप्तचर स्वतंत्र व निर्भीक होकर कार्य संपन्न कर सके। वे ये कहते हैं कि मंत्री आदि प्रकृति और अधिकारी पुरुषों से गुप्तचरों की सुरक्षा करे। गुप्तचर द्वारा असत्य भाषण करने पर या उसके द्वारा असत्य बोलने पर उसे दंडित किया जाना चाहिए। युद्ध के प्रति दृष्टिकोण बताते हुए शुक्र कहते हैं कि बाह्य चुनौतियों से राष्ट्र की रक्षा करने हेतु युद्ध अनिवार्य होता है, लेकिन फिर भी भारतीय शुक्र नीति में युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परस्पर शत्रुभाव रखते हुए दो व्यक्तियों अस्त्र शस्त्रादि द्वारा जो व्यापार होता है उसे युद्ध कहते हैं। युद्ध के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करते हुए कहा गया है, युद्ध एक का बहुतों के साथ, बहुतों का बहुतों के साथ, एक का एक के साथ अथवा दो का दो के साथ होता है। इस प्रकार शुक्र राष्ट्र के समक्ष आने वाली बाह्य चुनौतियों से उत्पन्न विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु युद्ध की सलाह देते हैं, और वे युद्ध की विध्वंसकारी प्रवृत्ति को सीमित करने
तथा युद्ध को विनियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के नियमों की भी बात करते हैं। युद्ध प्रवृत्ति का औचित्य बताते हुए शुक्र ने कहा है कि युद्ध को क्षत्रिय का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। क्षत्रिय के लिए सामान्य व्यक्ति की भांति मृत्यु प्राप्त करने को प्रतिष्ठाहीन और युद्ध में पीछे पैर न हटाने और लड़कर मर जाने वाले को क्षत्रिय की संज्ञा दी जाती है। शुक्र नीति में पराजित राजा को पुनः अपना अभ्युदय करने के लिए देश काल की परिस्थितियों पर विचार कर तथा शक्ति का संचय करने पर युद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार शुक्र नीति में युद्ध को राज्य के हित साधन व सर्वश्रेष्ठ के आधार के रूप में मान्यता दी गई है। क्षत्रिय के लिए युद्ध को पवित्र कर्तव्य मानने का आग्रह शुक्र के द्वारा किया गया है और वे ये अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि क्षत्रिय युद्ध का अवसर उपस्थित हो जाने पर युद्ध से कदापि पलायन न करे। शुक्र युद्ध को पवित्र दायित्व मानते हुए भी राज्य के हित साधन के अन्य विकल्पों के खत्म हो जाने पर ही युद्ध करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि राजा के द्वारा पहले चारों उपाय षाड्गुण्य नीति का उपयोग कर लिया जाना चाहिए और जब किसी भी स्थितियां कंट्रोल में नहीं हो तो फिर राजा को युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। युद्ध के नियमों के विस्तृत प्रतिपादन करते हुए शुक्र कहते हैं कि किसी के ललकारने पर क्षत्रिय को अवश्य युद्ध करना चाहिए। आपातकाल में ब्राह्मण को भी क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए। व्रत छोड़कर आ गए तथा घर में बैठे क्षत्रिय को नहीं मारना चाहिए। युद्ध धर्म का ध्यान रखने वाले सैनिक द्वारा अपने से नीचे किसी जगह पर खड़े हुए विपक्षी सैनिक पर प्रहार नहीं करना चाहिए। नपुंसक हाथ जोड़े हुए और मैं तुम्हारे अधीन हूँ ऐसे कहने वाले व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। सोए हुए, लड़ाई के योग्य वेश धारण न किए हुए, नग्न, शस्त्र रहित नहीं लड़ते हुए विपक्षी का भी वध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे के साथ होते हुए युद्ध को देखने वाले व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने युद्ध संबंधी कई नियमों के बारे में बताया है। विजित राज्य के प्रति व्यवहार के बारे में शुक्र ने कहा है कि विजय के पश्चात विजयी राजा को विजित राज्य व उसकी प्रजा के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और वे कहते हैं कि विजयी राजा को विजित राज्य की प्रजा को प्रसन्न रखने की प्रयास करना चाहिए। शुक्र ने विजयी राजा से अपेक्षा की है कि वह शत्रु को जीतकर योग्यता अनुसार उससे कर ग्रहण करे और परिस्थिति के अनुसार शत्रु राज्य के आधे अंश या संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य कर ले और उसके पश्चात शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे ताकि उसकी जो प्रजा है वो उसे सम्मान दे सके। अगर वो उसके प्रति दुर्व्यवहार करेगा तो वो सम्मान नहीं देंगे और एक न एक दिन वो उसके प्रति विद्रोह भी कर सकते हैं। इस प्रकार शुक्र परराष्ट्र संबंधों के संचालन में एक राजा को सारी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए साम दाम दंड और भेद को अपनाते हुए अपने अंतर्राज्य संबंधों का संचालन इस प्रकार करे जिससे राज्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। करारोपण बहुत ही आवश्यक होता है। राज्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की नीतियों का संचालन किया जाता है, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है, उनके लिए राज्य को अपनी प्रजा से कर ग्रहण किया जाना चाहिए। करारोपण के संदर्भ में शुक्र नीति में शासक से राजकीय कार्यों को संपन्न करने में शासक को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त कोष का संग्रह करने की अपेक्षा की गई है। शुक्र कहते हैं कि राजा द्वारा कोष संग्रह के लिए अनुचित साधन नहीं अपनाए जाने चाहिए। प्रजा से लिए जाने वाले करों व शुल्क को राजकोष की पूर्ति का साधन माना जाता है, लेकिन वे राजा को यह परामर्श देते हैं कि प्रजा की रक्षा और उसके कल्याण के व्यापक दायित्वों की पूर्ति के प्रतिफल में ही राजा प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है और राजा के द्वारा प्रजा से कर प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार से इसको विवेचित किया गया है। नंबर 1, बिना विशेष आपत्ति पड़े प्रजा पर अधिक जुर्माना, मालगुजारी या चूंगी बढ़ाकर एवं तीर्थ स्थान तथा संपत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिए। जिस समय राजा शत्रु का विनाश करने के लिए सेना की व्यवस्था करे उस समय विशेष प्रकार का कर लिया जाना उचित होता है। आपत्ति काल में राजा द्वारा प्रजा से लिए गए अधिक धन को आपत्ति काल समाप्त होने पर सूद समेत वापस कर दिया जाना चाहिए।
राजा को नीति निपुणता से कोष वृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हीन धन तथा मध्यम धन वाली प्रजा की रक्षा वेतन देकर राजा को स्वामी की भांति करना चाहिए और अधिक धन वाली उत्तम प्रजा की रक्षा सुरक्षा की जमानत देने वाला होकर करनी चाहिए। इसी प्रकार समस्त वस्तुओं पर प्रयत्नपूर्वक एक ही बार चूंगी ली जानी चाहिए। वस्तु के क्रय विक्रय पर उस वस्तु के मूल्य का 32वां अंश चूंगी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भूमि को नापकर और अधिक मध्यम या कम पैदावार को समझकर उसके अनुसार कर का निश्चय करना चाहिए और कृषक से उतना ही कर लेना चाहिए जितना वो आसानी से दे सके। माली जैसे लता से थोड़े थोड़े फूल चुनता, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। राजा को क्रमानुसार तालाब, बावड़ी या कूप के जल से सींचे जाने वाले खेतों से तृतीयांश, वर्षा द्वारा सिंचित होने वाले खेतों से चतुर्थांश, नदी से सिंचित होने वाले खेतों से उपज का आधा और बंजर तथा पथरीली जमीन से होने वाली आय का छठा अंश कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जिस कृषक को राजा को 100 रुपये भर चांदी कर के रूप में मिलती है, उसके लिए राजा को अपने कर में 20वां भाग अपनी ओर से देना चाहिए। व्यय को निकालकर खानों से निकलने वाले सोने से आधा अंश, चांदी से तृतीयांश, तांबे से चतुर्थांश, लोहे और शीशे से छठा अंश कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तृण काष्ठ आदि लाकर बेचने वालों से 20वां अंश कर के रूप में लेना चाहिए। इसी प्रकार बढ़ई शिल्पी के वर्गों से हर 15 दिन में 1 दिन कर के रूप में बिना वेतन दिए काम करवाया जाना चाहिए। राज्य की उन्नति के लिए तालाब, बावड़ी, नहर इस प्रकार के साधन का निर्माण करने वाले लोगों को जो खेती के योग्य बनाते हैं उनसे कर नहीं लेना चाहिए। राजा द्वारा किसान को मालगुजारी की रसीद लिखकर देनी चाहिए और ग्राम के किसी धनी को प्रतिभू बनाकर उसी के माध्यम से कर प्राप्त करना चाहिए। कुटुंब पालन के लिए रखी हुई गाय के दूध पर कर नहीं लिया जाना चाहिए। व्यापारी आदि से लाभ का 32वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। दुकानदारों से भूमि का कर ग्रहण करना चाहिए। यात्रियों से मार्ग की सफाई तथा रक्षा के लिए भी कर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने बहुत ही सीमित शब्दों में कर ग्रहण करने के सिद्धांतों के बारे में बताया और ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अगर जनता परेशान होती है, कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विपदा होती है, तो ऐसी परिस्थिति में राजा को परिस्थितियों के अनुसार अपने कर के जो नियम हैं उनको परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। शुक्र नीति में राज्य और उसकी गतिविधियों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। उन्होंने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद को स्पष्ट किया है। साथ ही एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतिपादन किया है। प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के कल्याण के लिए राजा को विभिन्न प्रकार से निर्देश दिए हैं और उस प्राचीन युग में प्रशासनिक निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं के जटिल और सूक्ष्म पक्षों तथा प्रशासन की कार्मिक प्रणाली के महत्वपूर्ण आयामों का सतर्कता से विवेचन करते हुए शुक्र ने एक आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार से अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों जैसे सेवानिवृत्ति, लाभ, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पदोन्नति, सुनिश्चित वेतनमान आदि विभिन्न नियमों की व्याख्या उन्होंने अपने ग्रंथ में की है, जो बहुत ही सारबद्ध है। न्यायिक प्रणाली, परराष्ट्र संबंध और करारोपण का जो सिद्धांत शुक्र ने प्रतिपादित किया है वह भी एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इस प्रकार शुक्र ने एक विकासवादी विचारक के रूप में अपने विचार रखे हैं और आज हम शुक्र का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।